नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं फटाफट खबरों का। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष संसद में सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बजट के बाद आज राज्यसभा में विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। हंगामे के चलते 2 बार कार्यवाही स्थगित की गई। इससे पहले कई विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दों पर चर्चा की मांग के लिए नोटिस दिया, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने चर्चा के लिए इनकार कर दिया। चर्चा से इनकार पर विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर गए और शून्यकाल शुरू हुआ। इसके बाद विपक्षी सांसद सदन में वापस आ गए और किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कृषि कानून वापस लेने को लेकर नारेबाजी की। राज्यसभा की चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि कृषि कानूनों पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब उनकी जरूरत नहीं है। उपसभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर आप चाहें आपके सामने चर्चा का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। किसान आंदोलन पर आज नहीं कल चर्चा होगी, क्योंकि परंपरा के हिसाब से पहले चर्चा लोकसभा में शुरू होगी। 26 जनवरी को हुई किसान रैली के दौरान हिंसा और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले की न्यायिक जांच करवाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच इसकी सुनवाई करेगी। किसानों की ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में 27 जनवरी को 2 याचिकाएं दाखिल की गईं। एक याचिका में जांच के लिए आयोग के गठन का अनुरोध किया गया, जबकि दूसरी याचिका में मीडिया को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वो बिना सबूत के किसी किसान को आतंकवादी नहीं करार दें। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान एकता मोर्चा ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा। किसान एकता मोर्चा ने बताया कि 41 किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को देश भर में दोपहर को 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करने का फैसला किया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भारी बैरिकेडिंग की। कंटीली तारों से भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंटेड वॉल्स लगाए गए हैं, जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें भी लगाई गई हैं। पुलिस ने जेसीबी से पूरी सड़क की खुदाई करवाई, फिर बड़ी वाली कीलें लगाई और उसके बीच में सरिये को काटकर नुकीला बनाकर लगाया गया है। इसके बाद सीमेंट डालकर इसे जमाया गया है, ताकि कोई आसानी से इसे हटा नहीं पाए। सिंगू बॉर्डर पर भी भारी पुलिस बल की तैनाती है। किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद आसपास के गांव से जुड़ी सड़कों को ब्लॉक किया गया है। हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बनाई जा रही बैरिकेडिंग को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सरकार को पुल बनानी चाहिए, दीवारें नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिस की बैरिकेडिंग को लेकर ट्वीट किया है और मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों से ही युद्ध है। एक तरफ पुलिस की कांटे वाली तारें हैं, तो दूसरी तरफ किसानों का हौसला जो उन्हें पीछे नहीं हटने दे रहा। किसानों ने कहा कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते वे पीछे नहीं हटेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर हर रोज किसानों की संख्या बढ़ रही है। किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। कई ट्विटर अकाउंट को बैन किया गया, जिसे कई घंटों के बाद ट्विटर इंडिया ने बहाल कर दिया। सरकार ने प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बंद करके सभी संचार के माध्यमों को काट दिया। किसानों की मांग है कि सरकार ने प्रदर्शन स्थलों पर बिजली और पानी की आपूर्ति में जो कटौती की है, उन्हें बहाल किया जाना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत लगातार किसानों से बात कर रहे हैं और आंदोलन को तेज कर रहे हैं। हर रोज आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इंद्री के किसान सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। 9 गांव के किसानों की पंचायत हुई है, जहां पर किसानों ने हुंकार भरते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने सभी गांव में जेजेपी और बीजेपी के नेताओं की एंट्री पर अब रोक लगाते हुए चेतावनी दे डाली है कि कोई भी नेता गांव में एंट्री ना करें। अगर कुछ होता है तो इसका वे खुद जिम्मेदार होंगे। किसान नेता ने कहा कि हम किसान आंदोलन को तोड़ने की सरकार की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने देंगे और मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखेंगे। अब हर गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली आंदोलन में राशन लेकर के आते जाते रहेंगे। इनेलो के नेता अभय चौटाला ने कहा कि बजट में खेती और किसानों पर खर्च की कटौती करके सरकार ने साफ कर दिया कि वो किसानों का कुछ भला नहीं करना चाह रही।
अभय चौटाला ने कहा कि किसानों का आंदोलन सही दिशा में जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें किसानों की जीत होगी और सरकार को आखिरकार तीनों काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। अभय चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान आंदोलन को खत्म करवाने की दिशा में काम करें और तीनों कृषि कानूनों को खत्म किया जाए। जहरीली शराब और अवैध तस्करी के मामले में पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। गृह मंत्री अनिल विज के आदेश पर जिस एसआईटी का गठन किया गया था उसने 270 पन्नों की रिपोर्ट गृह सचिव राजीव अरोड़ा को सौंपी। इस रिपोर्ट में पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठाए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि हरियाणा से दूसरे राज्यों में अवैध तरीके से शराब की तस्करी हो रही है और राज्य सरकार को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अवैध शराब तस्करी रोकने के लिए सख्ती से काम नहीं हो रहा, ये बात भी रिपोर्ट में लिखी हुई है। एसआईटी की इस रिपोर्ट में जहरीली शराब से हुई मौत का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ लोगों ने लालच में घटिया शराब बनाई जो कि जहरीली साबित हुई और कई लोगों की जान चली गई। फरीदाबाद में एक्साइज पॉलिसी को लेकर के स्टेट एक्साइज कलेक्टर आशुतोष राजन ने 3 जिलों के अधिकारियों और लाइसेंस होल्डर्स के साथ आने वाली एक्साइज पॉलिसी को लेकर के मीटिंग की है। स्टेट एक्साइज कलेक्टर ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर के अधिकारियों और लाइसेंस होल्डर के साथ में रिव्यू मीटिंग की गई है। मीटिंग के दौरान कई तरह के सुझाव मिले हैं। स्टेट एक्साइज कलेक्टर ने कहा कि अवैध और नकली शराब पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। स्लम बस्तियों में डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों को समझाया जा रहा है कि वो सिर्फ लाइसेंस धारक ठेकों से ही शराब खरीदें। महाराष्ट्र के यवतमाल में अधिकारियों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। यहां पर एक गांव में 12 बच्चों को पोलियो की वैक्सीन की बूंदों की जगह जगह 2 बूंदे सैनिटाइजर के ड्रॉप पिलाए गए। ड्रॉप पीने के बाद सभी 12 छोटे बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी और बच्चों को उल्टियां होने लगी, जिसके बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान यह बड़ी चूक हुई है। भारत में कोरोना के नए मामलों और इस महामारी के कारण होने वाली मौतों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। कोरोना वायरस के कारण देश में 24 घंटों में 94 लोगों की मौत हुई। 14 मई के बाद ये पहली बार है जब कोरोना से मरने वालों की संख्या 100 से कम दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,635 नए मामले सामने आए, जो कि 2 जून के बाद सबसे कम है। दुनिया में पहली बार कोरोना के डबल इन्फेक्शन के मामले सामने आए। ब्राजील के मरीजों की जांच में पता चला कि 2 कोरोना मरीज एक ही वक्त में 2 कोरोना वेरिएंट से संक्रमित हो गए। ब्राजील की पिवाले यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने 90 संक्रमित मरीजों के सैंपल की स्टडी की थी। इस दौरान ये रिजल्ट मिला। इन वेरिएंट को P1 और P2 नाम दिया गया है। करनाल के गांव बल्हेड़ा में हत्या के मामले में गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन एसपी से मिले। 2 महीने पहले 50 साल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई थी। मृतक की शादी में आया था। जब वो शादी से बाहर निकला उसे 5 गोलियां मारी गई। एक आरोपी मौके से पकड़ लिया गया, जबकि 3 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। रादौर के गांव जुब्बल में सहारनपुर कुरुक्षेत्र हाईवे मार्ग पर हुई दर्दनाक सड़क हादसे में एक बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद चालक मौके से ट्रक लेकर फरार हो गया। मृतक व्यक्ति की पहचान गांव बकाना निवासी के तौर पर की गई, जो यमुनानगर में फैक्ट्री में ड्यूटी कर बाइक से वापस अपने घर लौट रहा था और खनन सामग्री से लदे ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। सड़क हादसे में हुई सुखविंदर की मौत से गांव में मातम पसर गया। फरीदाबाद में राम मंदिर निर्माण को लेकर विधायक नरेंद्र गुप्ता और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य ने घर घर जाकर निधि सहयोग के लिए लोगों से अपील की। इसकी शुरुआत वाल्मीकि मंदिर से की गई। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरे राष्ट्र के लिए सम्मान की बात है, इसमें सभी की भागीदारी होनी चाहिए। बजट में ऐलान और मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत दमदार हुई। निफ्टी 14,500 के पार खुलने में सफल रहा। निफ्टी बैंक भी 34,000 के स्तर को पार करने में कामयाब रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी भी 220 अंक यानी कि 1.55% चढ़कर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में 1027 शेयर में तेजी देखने को मिली। निफ्टी बैंक में भी 34,000 के स्तर को पार करने में कामयाब रहा। सरकार की मिक्सोपैथी योजना से नाराज आईएमए डॉक्टर्स का अनशन 14 दिनों से जारी है। आईएमए डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार के गलत तरीके से लिए गए अवैज्ञानिक फैसले मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं।
आईएमए डॉक्टर्स का यह दावा है कि सर्जन बनने के लिए विशेष पढ़ाई और लंबे अनुभव की जरूरत होती है। आयुर्वेदाचार्यों के पास ये नहीं है, इसीलिए ये योजना लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ जैसी है। नूंह में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। जिले में कोविड का पिछले 24 घंटे में कोई नया मामला सामने नहीं आया। अब तक जिले में कोरोना से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। जनवरी 2021 में एक बार नहीं बल्कि 2 बार नूंह जिला कोरोना फ्री हो चुका है। जिले में एक दिन में 1383 सैंपल लिए गए। डिप्टी सिविल सर्जन ने एहतियात बरतने की लोगों से अपील की है। पंजाब के जलालाबाद में अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की गाड़ी पर हमला किया गया। अकाली दल के कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने हमला किया। इस हमले के बाद अकाली और कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले और कई राउंड फायरिंग भी की गई है। जलालाबाद में नगर काउंसिल का चुनाव हुआ। इसे लेकर पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और फिर नामांकन करवाने पहुंचे सुखबीर बादल पर हमला हुआ। हथिनीकुंड बैराज पर यमुना में पानी की लगातार हो रही कमी से आने वाले दिनों में सिंचाई और पीने के पानी के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यमुना नगर में हथिनीकुंड बैराज से 5 राज्यों को पानी की सप्लाई होती है। पानी की कमी के चलते उत्तर प्रदेश की सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जब यमुना में पानी कम होता है तब उत्तर प्रदेश की सप्लाई बंद की जाती है। हथिनीकुंड बैराज के अधिकारी ने बताया कि दिसंबर से मार्च तक पानी की लगभग ऐसी ही स्थिति रहती है, लेकिन इस साल यमुना के कैचमेंट इलाके में बारिश कम होने के चलते हालात पहले से ज्यादा खराब हैं। पानीपत में इंटरनेट सेवाएं बंद होने के चलते कारोबारी खासे परेशान है। उद्योगपति विवेक बंसल का कहना है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से करीब 1200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा है कि इसका पूरे देश पर असर पड़ रहा है। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। पूर्व आईजी रणबीर शर्मा समेत कई रिटायर्ड अधिकारियों ने टोल प्लाजा पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यह किसान की नहीं, हर समाज की लड़ाई है। इंटरनेट चलाने की मांग को लेकर निर्वाणा क्षेत्र के किसानों ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर स्थित बदोवाला टोल प्लाजा पर जाम लगाकर के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम लगा रहे इन किसानों और युवाओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन को तोड़ने के साथ साथ अब बच्चों की शिक्षा को भी तोड़ना चाहती है, लेकिन किसान ऐसा कतई नहीं होने देंगे। जब तक नेट सुविधा बहाल नहीं होगी सभी हाईवे जाम रहेंगे। इसके अलावा किसानों ने कहा कि इमरजेंसी वाहनों को जाम में नहीं रोका जाएगा। बदोवाला टोल प्लाजा पर जाम लग जाने के बाद स्थानीय पुलिस ने हिसार चंडीगढ़ हाईवे पर दौड़ने वाले वाहनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। सुंदरपुरा गांव के रास्ते पर वाहनों को निकाला जा रहा है। पलवल जिले के किसानों ने फिर से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठने के लिए हुंकार भरी है। जिले के अलग अलग गांवों से किसान धरने पर बैठने के लिए रवाना हुए हैं। 52 पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार के नेतृत्व में किसान धरने पर बैठ गए हैं। जहां पर पहले 58 दिन अटोहा मोड़ पर बैठे थे, उसी जगह पर किसानों ने फिर से आंदोलन की शुरुआत कर दी है। पलवल पुलिस की तरफ से पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया। हालांकि बावजूद इसके किसान नेताओं का भी आवागमन जारी है। सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान आंदोलन को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता कम की जा रही है। दिल्ली और गाजियाबाद की तमाम सीमाओं पर जाम लगा रहा। जाम की वजह से आनंद विहार से दिल्ली लोग नहीं जा सके। ऐसे में अप्सरा बॉर्डर से लोगों को जाना पड़ा। अप्सरा बॉर्डर पर भी हेवी ट्रैफिक होने की वजह से जाम लग गया। जींद में 3 फरवरी को कंडेला गांव में किसान नेताओं के आगमन को लेकर के कंडेला खाप ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश भर की खाप पंचायतों के सभा में शामिल होने को लेकर के तैयारियों को लेकर कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने इसकी जानकारी दी है। खाप नेता टेकराम कंडेला ने बताया है कि 3 फरवरी की सभा से राकेश टिकैत और किसान आंदोलन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। सभा के लिए 7 एकड़ का मैदान बनाया गया और 3 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। कैथल में मोबाइल इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन कारोबार को झटका लगा। मोबाइल इंटरनेट बंद होने की वजह से जिले में और भी कई तरह की सेवाओं का बड़ा असर देखने को मिला है। पेट्रोल पंपों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत बड़े प्रतिष्ठानों पर पेमेंट ऐप के इस्तेमाल से भुगतान होता है। इसके चलते लेन देन पर काफी असर देखने को मिल रहा है। लोगों को कैश ट्रांजैक्शन करना पड़ा। वहीं करीब 20 से 25 लाख रुपए की मोबाइल बैंकिंग भी प्रभावित रही। कोरोना के चलते बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी इंटरनेट सेवा बंद होने के चलते खासी प्रभावित है। सरकार ने 10 फरवरी को सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा की समिति को 5,10,000 रुपए का चेक प्रदान किया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा की समिति के द्वारा इस दौरान मुख्यमंत्री को मंदिर के प्रारंभ का चित्र भी भेंट किया गया। उधर गोवाना में जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि आश्रम में किया गया। समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि समरसता के भाव को संजोए यह निधि समर्पण अभियान है। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए भी कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। रादौर के सरकारी स्कूल में बच्चों की ओर से फिट स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट लाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। हरियाणा में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के बाद 6ठी से 8वीं तक के स्कूल भी खोल दिए गए हैं। स्कूल खुलने से पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या नए के बराबर देखने को मिली। कोरोना काल के बाद कक्षा 6ठी से 8वीं तक के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया। फतेहाबाद में भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुले और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चे स्कूल में पहुंचे। जुलाना में पिछले करीब 1 साल से स्कूल बंद होने के चलते छात्रों को अपने घर बैठकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही थी। सरकार के आदेश से फिर एक बार स्कूल खुले हैं। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं लगाने के आदेश दिए गए थे। प्रदेश भर में कक्षा 6ठी से 8वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया गया। इसके बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई। लंबे अंतराल के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल खोले जाने के आदेश दिए थे। हरियाणा का चरखी दादरी जिला कोरोना मुक्त हो गया। सीएमओ सुदर्शन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उपलब्धि पाने वाला दूसरा जिला बना है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम की तारीफ की। स्कूल में बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में 4 टीमों का गठन किया गया, जो कोरोना वार रूम में बच्चों के फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएगी। झज्जर के नागरिक अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एसएमओ कार्यालय पर ताला जड़ने को लेकर एक अधिकारी भड़क गई। एसएमओ ने अस्पताल प्रबंधन पर अधिकार छीनने के आरोप लगाए हैं। यमुनानगर में पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया समेत परिवार के 8 लोगों के हत्यारे दामाद संजीव को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज पर बिलासपुर के गांव चगनौली के पते पर 28 दिन की पैरोल ली थी। इसके बाद से वो फरार था। झज्जर पुलिस ने सनी गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों पर लूट, हत्या की कोशिश समेत कई संगीन मामले दर्ज हैं। पुलिस ने 8 अवैध हथियार भी इनके कब्जे से बरामद किए हैं। कई वारदातों को उन्होंने कबूल किया है। पत्रकार मनदीप पुनिया को गिरफ्तार करने और बीते दिनों वरिष्ठ पत्रकारों पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने के विरोध में फतेहाबाद के पत्रकारों ने प्रधानमंत्री के नाम लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी में दहेज का एक नया मामला सामने आया। दरअसल सास और पति से परेशान नवविवाहिता ने अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 21 साल की नवविवाहिता दहेज दानवों की बलि चढ़ गई। पीड़ित युवती ने आत्महत्या करने से पहले अपनी आप बीती एक ऑडियो के जरिए बयान की थी। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की बस स्टैंड चौकी पुलिस ने 307 के मामले में पिछले 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बल्लभगढ़ की कलंदर कॉलोनी में रहने वाला सलमान पिछले 6 महीने से 307 के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी बल्लभगढ़ का सबसे बड़ा गांजा तस्कर बताया जाता है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने जिस आरोपी सलमान की पहचान बताई थी उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। पड़ताल जारी है। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्तापलट हो गया। म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट को हिरासत में ले लिया और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान के बढ़ने से लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान बढ़ सकता है। विभाग ने बताया कि नए बन रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।